आज की वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन और जीवन की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। दोबारा हम लोग देख लेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन वास्तव में माता पिता के द्वारा यानी दो जनकों के द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? विशेष प्रकार की जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जो बनते हैं वो विशेष प्रकार के अंगों में बनते हैं या विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। और जो युग्मक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर हम देखें तो जो जीव होता है वह नर और मादा होता है। नर में नर जननांग होता है और मादा में मादा जननांग होता है। नर जननांग में नर युग्मक बनता है और मादा जननांग में मादा युग्मक बनता है। जो आपस में संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। युग्मनज वास्तव में एक सिंगल कोशिका होती है। एक कोशिका होती है जो विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण और फाइनली एक नए जीव का निर्माण करता है। बराबर विभाजित होकर के नया जीव बनाता है। तो ये प्रक्रिया है लैंगिक जनन। इस प्रक्रिया से उत्पन्न जो जीव होता है वह नर और मादा दोनों, जो नर और मादा होते हैं, अपने माता पिता से भिन्न होता है, यानी कि इसमें वेरिएशन आती है। और यह वेरिएशन इन जीवों को बदलते हुए पर्यावरण में जीवित रखने में मदद करता है। इसके अलावा जो लैंगिक जनन है वो जैव विकास में भी मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे जीवन की अवस्थाएं, यानी जीवों के जीवन में कई अवस्थाएं होती हैं। जो सबसे पहली अवस्था है वो होती है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज ये जंतुओं के केस में कहा जाता है, जबकि पौधों के केस में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं किशोरावस्था। वास्तव में किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज क्या होती है? यह जीव में जीवन की वह अवस्था होती है जिसमें जीव काफी वृद्धि करता है। मतलब कि अगर हम ये देखें तो ये जनन काल से पहले की अवस्था होती है। इसमें जीव का अधिक वृद्धि और विकास होता है। इसके बाद में दूसरा जो फेज आता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था। रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था, इस अवस्था में जो जीव होता है वह रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि इसी अवस्था में वह इतना सक्षम हो जाता है, यानी कि जनन के लिए नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए सक्षम हो जाता है। उसमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो क्रियात्मक हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो पौधे और जंतुओं में ये जो जनन अवस्था होती है वो अलग अलग तरह की होती है। इसमें पादपों में क्या होता है कि जनन के लिए अगर देखा जाए हायर अगर प्लांट हैं तो उसमें देखा जाए तो पुष्प होते हैं। जो जनन अंग होते हैं पुष्प में ही पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा वो जनन करते हैं उसी में। तो यहाँ पे उसके आधार पर यहाँ अगर देखा जाए तो जो कुछ पौधे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जो पौधे होते हैं ये अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं और पुष्प उत्पन्न करने के बाद ये बीज का निर्माण करते हैं और फाइनली फिर
ये सूख करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो गेहूं, चावल, गाजर ये मुख्यतः एक वर्षीय पौधे होते हैं, और जो पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं ये वह पौधे हैं जो बहुवर्षीय होते हैं और एक मौसम में ये पुष्प को, एक निश्चित मौसम में पुष्प को उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब हर वर्ष ये पुष्प को उत्पन्न करते हैं और पुष्प उत्पन्न करने के बाद उसमें बीज या फल बनते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आम, सेब, अंगूर। अब अगर हम जंतुओं में देखें तो जनन अवस्था में कई चीजें होती हैं। एक तो हो गया सीजनल ब्रीडर। जंतुओं में जो जनन अवस्था होती है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो एक सीजन पर ही ब्रीडिंग करते हैं, एक सीजन आने पर ही वो जनन के लिए कोशिश करते हैं या जनन अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये हो गया कुत्ता हो गया, ये क्या होता है, सीजनल ब्रीडर होता है। इसके अलावा दूसरा जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर या हम कह सकते हैं सतत प्रजनन। सतत प्रजनन वह जीव होते हैं जो मतलब किसी भी मौसम में जनन के लिए, मतलब कोई भी मौसम जनन के लिए उनके लिए उपयुक्त होता है, वो हर मौसम में जनन कर सकते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं सतत प्रजनन। उदाहरण अगर देखा जाए तो जितने भी मतलब जो पशु हैं जैसे गाय, भैंस, ये क्या होते हैं, सतत प्रजनन। मनुष्य भी क्या है, सतत प्रजनन जनक है। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जैसे जो जनन काल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये अवस्थाएं मिलती हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव जो होता है वो प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स मतलब जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, लंगूर हो गया, वह जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल होने पर यह क्लियर हो जाता है कि वो जनन अवस्था को प्राप्त कर चुका है या प्रजनन अवस्था को प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा एक होती है ऑस्ट्रस साइकिल, ये भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो अन्य जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इसके बाद में जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है सनसन फेज या जीर्णावस्था। ये वास्तव में रिप्रोडक्टिव फेज के बाद यानी कि प्रजनन अवस्था के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होती है, कोशिकाएं या शरीर जो होते हैं धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और फाइनली अंत में क्या होता है कि वह जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जीवन की तीन अवस्था हैं। एक तो है जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और तीसरा जो होता है सनसन फेज या जीर्णावस्था। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन पढ़े, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं या इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो लैंगिक जनन है यानी कि दो जंतुओं के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति करने की ये प्रक्रिया है, तो इसमें कई घटनाएं होती हैं। तो वास्तव में जो घटनाएं हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब ये है यानी निषेचन से पूर्व की जो घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये जान लेंगे कि वास्तव में निषेचन क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन क्रिया बोलते हैं। तो उसके पहले की जो घटनाएं होती हैं वह कहलाती है निषेचन
पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक होता है गैमीटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर, या हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मक जनन और गैमीट ट्रांसफर को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पे जो गैमीटोजेनेसिस है यानी युग्मक जनन जो होता है ये हम लोग जानेंगे। वास्तव में युग्मक जनन क्या है? आपको पता है कि जो युग्मक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो विशेष प्रकार के अंगों या कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्हीं युग्मकों के जो बनने की प्रक्रिया होती है, उनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो गैमीटोजेनेसिस है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब नर युग्मक का निर्माण हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी में इस प्रक्रिया को बोलते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन। और ooजेनेसिस को बोलते हैं अंडाणु जनन। तो जो ooजेनेसिस होती है वह प्रक्रिया यानी मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है ooजेनेसिस या अंडाणु जनन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो गैमीटोजेनेसिस है, अगर इसको हम कहें तो नर व मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है गैमीटोजेनेसिस। अब ये दो तरह की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है ooजेनेसिस। तो यानी कि जब युग्मक निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है, जो फर्टिलाइजेशन है निषेचन, नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, वही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो युग्मक जब निर्माण हो जाएगा तो नर और मादा युग्मक, जैसे अगर देखा जाए कि जो नर होता है और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब नर और मादा जब अलग अलग होते हैं तो अलग अलग जीवों में क्या होगा? नर युग्मक का निर्माण अलग जगह होगा, मादा युग्मक का निर्माण अलग जगह होगा। तो उनके संलयन के लिए जरूरत क्या है कि ट्रांसफर हो, यानी कि नर युग्मक या तो मादा युग्मक के पास पहुंचे या मादा युग्मक नर युग्मक के पास पहुंचे। तो वो प्रक्रिया यानी कि जो गैमीट ट्रांसफर है वह होती है। तो अलग अलग विधियां यानी कि गैमीट ट्रांसफर के लिए अलग अलग विधियां अलग अलग जीवों में अपनाई जाती है। बहुत सारे जीवों में क्या होता है, नर और मादा युग्मक को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है पानी में, और वहां पर क्या होती है, फिर जब नर और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर फिर क्या होगा? अगला इवेंट शुरू हो जाएगा निषेचन क्रिया। जब नर और मादा युग्मक पास में आएंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? संलयित हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? जायगोट। नर युग्मक जब मादा युग्मक के पास पहुंचता है तो ये आपस में संलयित होकर के, निषेचित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। तो निषेचन क्रिया का जो प्रोडक्ट है वह क्या होता है? वह होता है युग्मनज। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेंगे, जो निषेचन क्रिया है वो दो तरह की होती है। एक होती है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब यह है कि जब नर और मादा युग्मक किसी जीव शरीर के बाहर संलयित होते हैं, जब जीव शरीर के बाहर जैसे जल होता है उसमें अगर संलयित हो रहे हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है बाह्य निषेचन। अगर उदाहरण देखें तो मछली हो गई, कुछ शैवाल हो गए, इन सब में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। इसके अलावा
अंतःनिषेचन जो होती है जब नर और मादा युग्मक का जो संलयन हो वह जीव शरीर के अंदर हो तो वह क्रिया कहलाती है अंतःनिषेचन। और यह अगर उदाहरण देखा जाए तो मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे बहुत सारे जीवों में क्या होता है, अंतःनिषेचन क्रिया होती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन क्रिया के बाद की जो घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है निषेचन का जो प्रोडक्ट है वो है इम्यूनस, यानी कि निषेचन क्रिया हो जाने के बाद जो घटनाएं घटित होती हैं वह घटनाएं आती हैं किसमें, निषेचन पश्च घटनाएं में आती हैं। अब यहाँ निषेचन पश्च घटना में क्या क्या चीजें होता है वो हम लोग जान लेंगे। तो उसमें होता क्या है, एक होता है इम्यूनस का निर्माण और दूसरा होता है भ्रूण का विकास। यानी कि जब निषेचन क्रिया आपस में जब संलयन होता है तो बनता क्या है, युग्मनज बनता है। या जो युग्मनज होता है निषेचन के बाद होता क्या है कि ये विभाजन करना शुरू करता है। जो कोशिका है एक सिंगल कोशिका, इससे क्या होता है कि 2 कोशिकाओं में बढ़ता है। इस तरह से जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से ये होता क्या है, ये प्रक्रिया होती रहती है और फाइनली क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या ऐसे बढ़ती जाती है। लास्ट में क्या होता है, नया जीव विकसित हो जाता है, नया जीव बन जाता है। तो यहाँ पर होता क्या कि ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो होती है एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण का विकास। भ्रूण यहाँ जो 2 सेल अवस्था में है, इसके अलावा 4 सेल अवस्था में, 8 सेल अवस्था, ऐसे क्या होता है कि जो भ्रूण की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और फाइनली क्या होता है उसमें ऊतक बनेंगे, फिर ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा और फाइनली क्या होगा कि उस संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक जीव के निर्माण की, 2 पेरेंट के द्वारा एक जीव के निर्माण की जो विधि है उसमें ये घटनाएं होती हैं।